सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि अनुवाद सिद्धांत और प्रयोग की ये सीरीज चल रही है। इसमें अनुवाद की परिभाषा, स्वरूप, महत्व, एक अनुवादक के गुण और अनुवाद करते समय क्या क्या समस्याएं आती हैं, ये 3-4 वीडियो आपके आ चुके हैं। 5वां वीडियो इसी संदर्भ में। ये एक पेपर है जो कि संयुक्त निदेशक केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा विनोद सर जी का पेपर है। बहुत ही अच्छा, मुझे जितने भी मैंने संदर्भ देखे सबसे अच्छा मुझे यही लगा, इसीलिए मैंने इसी का वीडियो बनाना आप सब विद्यार्थियों के लिए अच्छा समझा। इसमें कुछ चीज़ें बहुत ही बढ़िया दी गई हैं। देखिए एक क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किया जा सकता है। सबसे पहले प्रस्तावना और इंट्रोडक्शन दिया है। लास्ट पूरे दोनों के दोनों संदर्भों को इसमें बताया गया है और लास्ट में निष्कर्ष भी दिया गया है। यानी आपके प्रश्न के लिए बहुत ही उपयुक्त सामग्री इसमें दी गई है। अनुवाद एक, जैसा आप जानते हैं कि अनुवाद एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा की सामग्री में अंतरित या ट्रांसफर करने का माध्यम है। अनुवाद मौलिक लेखन नहीं है, बल्कि मौलिक लेखन पर आधारित एक रचनात्मक साहित्यिक विधा है, शिल्प है, विज्ञान है और अनुसृजन है। देखो बहुत सारी परिभाषाओं को यहाँ सर ने सारगर्भित कर दिया है। शिल्प भी है ये, यानी कला भी है, विज्ञान भी है और अनुसृजन भी है। ये भावांतरण की एक प्रक्रिया है। आधुनिक युग में अनुवाद के बिना मानव जाति का विकास संभव नहीं है। अनुवाद के कारण ही हम आज आधुनिक विश्व या आधुनिक समाज या वैश्वीकरण की सोच तक पहुँचे हैं। अनुवाद मानव जीवन की महती आवश्यकता होते हुए इतिहास में अनुवाद और अनुवाद की प्रक्रिया से जुड़े हुए लोगों को दोयम दर्जे का माना जाता था। मोटे तौर पर अनुवाद के बारे में 2 दृष्टिकोण हमारे सामने आते हैं। ये दृष्टिकोण है, बहुत अच्छे से सर ने प्रेजेंट किया है। 2 परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत वाले मानते हैं कि अनुवाद का कोई विशेष महत्व नहीं है, और जो आधुनिक है वो अनुवाद और अनुवादक की समाज में प्रतिष्ठा, जैसा कि आप सब जानते हैं, बढ़ती ही जा रही है। परंपरागत दृष्टिकोण, पहले अनुवाद को विशेष महत्व नहीं दिया जाता था, न ही अनुवादक को अच्छी दृष्टि से देखा जाता था, उसे प्रवंचक माना जाता था। लोग जो हैं मौलिक लेखन उसका नहीं मानते थे, वे अनुवादक हो जाते थे। अनुवादक, कुछ अनुवादकों की सत्ता, कुछ लोग तो अनुवाद की सत्ता को ही नकार देते थे। कुछ लोग अनुवाद की सत्ता को नकार देते थे। वो कहते थे कि अनुवाद जो है असंभव कार्य है। कुछ लोग अनुवाद को मौलिक रचना के साथ छेड़छाड़ करने की बात कहते थे, हस्तक्षेप करने की बात करते थे। वो कहते थे कि अनुवाद तो किया जा सकता है, लेकिन मौलिक रचना के संदर्भ सौंदर्य को की रक्षा नहीं की जा सकती। सिडनी जैसे आलोचक का मत है कि केवल विचारों का अनुवाद किया जा सकता है, शब्दों तथा सहचर्यों का अनुवाद नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार बहुत सारी धारणाएं हैं अनुवाद के प्रति कि ये धारणा मोस्टली जो है काव्य को जो लोग विशेष मानते हैं, जो काव्य के प्रति गहरी निष्ठा रखते हैं, उन्हीं लोगों ने ये माना है। इसके अतिरिक्त धार्मिक लोग जो है वो विशेष पूर्वाग्रहों के कारण बाइबल जैसे धार्मिक ग्रंथ को भी अनुवाद को भी ईश्वर की वाणी के साथ छेड़छाड़ मान रहे हैं। अब इस प्रकार से कट्टरपंथी लोग इसे शब्दानुवाद के समर्थक हैं, ना कि भावानुवाद को वो पाप समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन आप देख लीजिएगा। अब हम दूसरे दृष्टिकोण की बात करते हैं कि ज्ञान विज्ञान के प्रचार और प्रसार से, नई प्रौद्योगिकी के विकास से आज विश्व का मानव जो है समाज का निकटतर होता जा रहा है। उपग्रह प्रणाली के विकास से विश्व के किसी एक स्थान पर घटित होने वाली कोई भी घटना हो, क्षण भर में ही पूरे विश्व में कहीं न कहीं पहुंच जाती है। भाषिक दूरियां वो खत्म होती जा रही हैं। यह ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हो रहा है। मौलिक चिंतन की बढ़ती मांग के कारण संभव हुआ है। विकसित देशों में जहां प्रौद्योगिकी, सूचना तंत्र, उपग्रह प्रणाली तथा आर्थिक विकास वो अपनी चरम सीमा पर, वहाँ अनुवादक के समाज की प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। शिक्षा के प्रचार प्रसार तथा
विश्व के हो रहे नवीन चिंतन में जल्दी जल्दी आत्मसात करने की मनुष्य की लालसा और जिज्ञासा से आज भाषा का आदान प्रदान का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। अनुवाद पर चल रहे परंपरागत दृष्टिकोण में आजकल परिवर्तन आ रहा है। आधुनिक दृष्टिकोण और अधिक उदार तथा वैज्ञानिक हो गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता अंग्रेजी के उपन्यास विलियम जेनोर्ड ने कहा है कि सर्वांग पूर्ण अनुवाद भले ही न हो उसके, पर अच्छे अनुवाद किए जा सकते हैं। कभी कभी वे मूल से भी बेहतर हो जाते हैं। एलेक्जेंडर पोप द्वारा किए गए होमर के महाकाव्यों इलियड तथा ओडिसी के अनुवाद के बारे में भारतीय मनीषी डॉक्टर अरविंद ने भी कहा कि फर्स्ट क्लास ओरिजिनल पोएम विद ब्रॉड सबस्टेंट फ्रॉम द ग्रेट वॉइस ऑफ द पास्ट। उपरोक्त दृष्टिकोण के संदर्भ में अनुवाद की कुछ मान्यता, कुछ सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय देना आवश्यक है। ये सिद्धांत इस प्रकार से हैं, जैसे अर्थ संप्रेषण का सिद्धांत, अर्थ संप्रेषण का सिद्धांत, व्याख्या का सिद्धांत, समतुल्यता का सिद्धांत और पुनर्कोडिंग का सिद्धांत। आइए जान लेते हैं ये सिद्धांत कौन से हैं। अर्थ संप्रेषण का सिद्धांत है, अनुवाद में अर्थ के संप्रेषण पर विशेष बल दिया गया है। विद्वानों में डॉक्टर जॉनसन ने अर्थ के संप्रेषण को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने अपनी परिभाषा में तथ्य स्पष्ट किए हैं। टू ट्रांसलेट इज टू चेंज द अनदर लैंग्वेज रिटेनिंग द सेंस। इस परिभाषा में इस अर्थ पर बल देते हैं कि मूल के अर्थ को बनाए रखते हुए किसी अन्य भाषा में अंतरण करना अनुवाद कहलाता है। अर्थ के अध्ययन में भाषा की पहली इकाई शब्द है और सरयूर ने भाषिक प्रतीक को इसकी संज्ञा दी है। एक ही भाषा के भाषिक प्रयोगों में शब्द के अर्थ का विस्तार और संकोच दोनों संभव है। किसी अन्य भाषा में इसका विचलन से कैसे बचा जा सकता है, इसीलिए अनुवाद करते समय भाषिक प्रतीकों को सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। दूसरी भाषा में पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। इस प्रकार के अनुवाद कार्य में मूल के अर्थ में कुछ न कुछ प्रभाव नष्ट हो जाता है और कुछ न कुछ इसमें ऐड हो जाता है। अंग्रेजी साहित्य के आधुनिक आलोचक A.H. स्मिथ ने डॉक्टर जॉनसन की परिभाषा में इसी दृष्टि का आंशिक संशोधन किया है। वे मूल के अर्थ को यथासंभव बनाए रखते हुए किसी अन्य भाषा में अंतरण करना ही अनुवाद मानते हैं। विद्वान कमोबेश में भी अनुवाद की प्रक्रिया के अर्थ में कुछ न कुछ हानि अवश्य होती है। अर्थ की हानि का कारण दो हो सकते हैं। दो भिन्न भिन्न भाषाओं का भाषिक व्यवस्था, उसकी व्याकरण, उसकी शब्दावली, पदावली, वाक्य संरचना, मुहावरे, सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा आदि में विभिन्नता। इसलिए अनुवाद में भाषिक प्रवाह और संरचना सीमाओं के कारण अत्यानुवाद तथा अल्पानुवाद होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। उपरोक्त सीमाओं और वैचारिक भिन्नताओं के बावजूद विद्वान जन अनुवाद के अर्थ के महत्व में एक मत हैं। डॉक्टर जॉनसन ने अर्थ संप्रेषण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अनुवादक पर बड़ी जिम्मेदारी बताई है। आगे है व्याख्या का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ द इंटरप्रिटेशन। कुछ विद्वानों ने अनुवाद को मूलतः व्याख्या माना है। इस मत के समर्थक विद्वान शैली प्रधान साहित्य के अनुवाद की व्याख्या की क्षमता और सामर्थ्य वाले विद्वान ही काव्य का अनुवाद करने के अधिकारी माने जाते हैं। अनुवाद एक भाषा के शाब्दिक प्रतीकों को दूसरी भाषा के शाब्दिक प्रतीकों द्वारा व्याख्या है। शैली प्रधान साहित्य यानी काव्य और नाटक इत्यादि रचनाकार महान उद्देश्य और अद्भुत कल्पना शक्ति के साथ भाषिक प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। मूल रचना में प्रयुक्त प्रतीकों का दूसरी भाषा में अंतरण करना काल्पनिक व्याख्या के बिना संभव नहीं है। विधि, वाणिज्य, चिकित्सा आदि में विषय पर आधारित ज्ञान प्रधान साहित्य में तकनीकी शब्दों की व्याख्या उनके अभिप्रेत अर्थ को जानने के लिए आवश्यक है। शैली प्रधान साहित्य के अनुवाद में अनुवादक को व्याख्यापरक अंतरण करने की अपेक्षा की जाती है। अनुवादक का सृजनशील होना उसकी अनिवार्य शर्त है।
उसके साहित्यिक पाठ की संकल्पना में ठीक से समझ, तभी वो जो मूल पाठ है उसको अच्छे से समझ पाता है। अनुवादक उस सामग्री की व्याख्या करता है, जैसे रूसी लेखिका ने भी इसी सिद्धांत की व्याख्या की है। व्याख्या के सिद्धांत में एक बड़ा दोष यह है कि व्याख्या करते समय अनुवादक मूल से दूर जा सकता है, जिससे मूल पाठ के जो अर्थ है, जो संदेश है, जो पाठक पर पड़ने वाली प्रभाव के साथ न्याय नहीं हो पाता है। अनुवादक को लेखक के आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। व्याख्या का मूल का भाषांतरण तो संभव है, लेकिन अनुवाद नहीं। समतुल्यता का सिद्धांत बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। समतुल्यता का सिद्धांत आधुनिक जो अनुवाद है उसमें दो भाषाओं की संरचना की समतुल्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम प्रोफेसर जे.सी. कैटफोर्ड ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन में किया है। उन्होंने अनुवाद को परिभाषित किया है। अनुवाद एक स्रोत भाषा की पाठ्य सामग्री का लक्ष्य भाषा की समतुल्य पाठ्य सामग्री द्वारा प्रतिस्थापन है। उन्होंने पाठ्य सामग्री तथा अनुवाद यानी लक्ष्य भाषा को समतुल्यता पदों का स्पष्ट करते हुए भाषा के विभिन्न स्तरों पर, जैसे स्वनिम यानी फोनोलॉजी, लेखिम, ग्राफोलॉजी, व्याकरण तथा शब्द का महत्व देते हुए भाषा के बाह्य तथा उसके सूक्ष्म स्तरों पर विशद विवेचन करने की बात कही है। उन्होंने अर्थ को गौण नहीं माना है, परंतु भाषा के रूप तत्व के अर्थ की उपेक्षा अधिक महत्व दिया है। अनुवाद की प्रक्रिया को समझने के लिए भाषा वैज्ञानिक आधार मिला है। दो भाषाओं की संरचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन तथा व्यतिरेकी विश्लेषण का मार्ग प्रशस्त हुआ है, किंतु अर्थ गौण हो गया है। इसकी तुलना में नायडा का चिंतन अधिक व्यापक और गहन सिद्ध होता है। अर्थ व शैली की समतुल्यता। अनुवाद के क्षेत्र में नायडा द्वारा प्रतिपादित अर्थ तथा शैली की समतुल्यता का सिद्धांत व्यापक स्तर पर बड़े पैमाने पर स्वीकृत है, आधुनिक सिद्धांत है। यह नायडा के अनुवाद में अर्थ के महत्व के साथ साथ रचनाकार की शैली को भी महत्व दिया जाता है। उनके अनुसार अनुवादक की दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। उसे मूल पाठ के अर्थ को ठीक अंतरित करना होता है। उसे पाठक के मूल पाठ के संदेश की ताजगी भी संप्रेषित करनी पड़ती है। नायडा ने स्पष्ट किया परिभाषा के माध्यम से कि अनुवाद को पूर्ण संप्रेषण प्रक्रिया का चिंतन प्रकट हुआ है। उनका इस चिंतन में स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आया कि दो भाषाओं की संरचना, व्याकरण, शब्द संयोजन आदि एक समान नहीं होते हैं, लेकिन किसी एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में पूरी तरह से अनुवाद करना संभव नहीं है। इसलिए नायडा ने निकटतम सहज समतुल्य की संकल्पना दी है। अनुवाद मूल का निकटतम ही हो सकता है, उसमें मूल की सभी बारीकियां नहीं आ सकती। नायडा ने निकटतम समतुल्य शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है कि वह अपनी मूल्यवता, महत्ता और उत्तमता में मूल रचना के समान होता है। नायडा ने अर्थ और शैली दोनों के महत्व को स्पष्ट करते हुए अर्थ की प्रधानता को भी स्वीकार किया है और शैली की प्रधानता को भी स्वीकार किया है। समतुल्यता के प्रकार। भाषिक अभिव्यक्तियों में पाई जाने वाली समानता और विषमता, विषयगत उपेक्षाओं और शैलीगत आधारों को ध्यान में रखते हुए नायडा ने निम्न दो प्रकार की समतुल्यता का उल्लेख किया है: रूपात्मक समतुल्यता और गयात्मक समतुल्यता। रूपात्मक समतुल्यता की उपयोगिता ज्ञान प्रधान साहित्य यानी लिटरेचर ऑफ नॉलेज में अधिक होती है। यह समतुल्यता का निर्धारण में अनुवादक स्रोत भाषा के भाषिक तत्वों यानी व्याकरण, पद, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा का लक्ष्य भाषा के भाषिक तत्वों का प्रतिस्थापन करता है। अनुवादक वाक्य विन्यास में परिवर्तन नहीं करता, जहाँ तक वह शब्दों की संख्या, छंद इत्यादि जो के त्यों रखने का प्रयास करता है और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों का लिप्यांतरण कर पाद टिप्पणियों में स्पष्ट करता है यानी फुटनोट्स में। गयात्मक समतुल्यता में अनुवादक स्रोत भाषा के अर्थ को ग्रहण करने के पश्चात इस बात पर
बल देता है कि स्रोत भाषा के कथ्य को लक्ष्य भाषा में कैसे कहा जाए, ताकि मूल रचना का विषयगत जो अर्थ और शैली है उसकी लक्ष्य भाषा में भाषाई प्रभाव और ताजगी के साथ संप्रेषित किया जाए। इस प्रकार गयात्मक अनुवाद समतुल्य प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है और गयात्मक अनुवाद अधिक सहज, पठनीय और समतुल्य प्रभावी होता है। पाठक को यह अभ्यास नहीं होता कि वो मूल रचना की बजाय कोई अनुदित रचना पढ़ रहा है। नायडा ने इसको सहज बताया है। आइए अगला पुनर्कोडिंग का सिद्धांत की बात कर लेते हैं। पुनर्कोडिंग के सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी भाषा वैज्ञानिक विलियम फ्रोले ने किया है। उनके अनुसार अनुवाद पुनर्कोडिंग की प्रक्रिया है। इसमें दो कोड होते हैं, एक मैट्रिक्स कोड यानी स्रोत भाषा का कोड, दूसरा टारगेट कोड यानी लक्ष्य भाषा का कोड। उनके अनुसार स्रोत भाषा के कोड की सूचना को उठाकर लक्ष्य भाषा के कोड में रख देना मात्र अनुवाद नहीं है। स्रोत भाषा का कोड अनुवाद को भाषिक तथा विषयगत सूचनाएं उपलब्ध कराता है। अनुवादक उसका मिलान लक्ष्य भाषा के कोड में उपलब्ध भाषिक तथा विषयगत सूचनाओं में करता है। लक्ष्य भाषा के पैरामीटर में जितनी सूचनाएं मेल खाती हैं उस सीमा तक उसका अंतरण करता है। फ्राउले का मानना है कि दो भाषाओं में व्याकरणिक संरचनाएं भिन्न होती हैं, शब्दों के सांदर्भिक अर्थ तथा उनकी संकल्पनाएं भी भिन्न होती हैं। इसलिए स्रोत भाषा के कोड की सभी सूचनाएं लक्ष्य भाषा के कोड में अंतरित नहीं की जा सकती। इसलिए अनुवाद की समरूपता आंशिक रूप से ही संभव है। फ्राउले के अनुसार अनुवादक का स्रोत भाषा के कोड में उपलब्ध सूचनाओं को लक्ष्य भाषा के कोड की सीमा में तालमेल बिठाकर पुनर्कोडिंग करनी चाहिए, ताकि अनुदित नया कोड हो सके। और निश्चित रेखा चित्र से आप ये देख सकते हो मैट्रिक्स और टारगेट न्यू कोड, ये किसके द्वारा हुआ? प्रोसेसिंग ऑफ द रिकोर्डिनेशन। फ्राउले से उपयुक्त अवधारणा के अनुसार अनुवाद की यह महत्वपूर्ण स्थापना सामने आई कि अनुवाद मूल सामग्री के कथ्य की लक्ष्य भाषा में पुनर्सृजन नहीं होता, बल्कि उसका पुनर्सृजन होता है। लक्ष्य भाषा में पुनर्संरचना नहीं होता, बल्कि पुनर्सृजन होता है। अनुवादक नया कोड सृजित करके समय अनुवाद की लक्ष्य भाषा की प्रकृति और अभिव्यक्ति की स्वाभाविकता को बनाए रखने का प्रयास करता है। अनुवाद प्रक्रिया कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उसमें मौलिकता का भी स्पर्श होता है। निष्कर्ष के रूप में कहना चाहेंगे कि अनुवाद सिद्धांत संबंधी उपयुक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि अनुवाद मूल रूप से अर्थ रूपी आत्मा को उसकी संपूर्ण समग्रता के साथ लक्ष्य भाषा में अंतरित भाषा की एक रचनात्मक साहित्यिक विधा है। वह अंतरण का कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि मौलिकता से स्पर्श करता हुआ कृतित्व है। उसके एक ओर मूल लेखक होता है और दूसरी ओर अनुवादक। मूल लेखक और अनुवादक दोनों बिंदुओं के बीच की स्थिति रहती है। अनुवाद की प्रक्रिया एक कुशल अनुवादक स्वयं को मूल लेखक की भावभूमि में प्रतिष्ठित कर अपनी अंतर्दृष्टि और प्रतिभा के बल पर मूल रचना की विषय वस्तु को लक्ष्य भाषा में रचनात्मक कौशल के साथ प्रस्तुत करता है। उसमें मूल रचना की अर्थ रूपी आत्मा के साथ साथ शैली का अंदाज भी समाहित हो जाए, जिससे कि उसका कृतित्व अनुवाद मौलिक रचना के स्तर पर पहुंच सके। दूसरे शब्दों में उसका अनुवाद भाषांतरण प्रतीत न होकर वो एक मौलिक रचना जैसा आस्वादनशीलता उसमें हो। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे सामग्री उन्होंने प्रोवाइड की है और ये बच्चों का ज़रूर से ज़रूर मार्गदर्शन करेगा। धन्यवाद।